स्मृतिगंध। एक इत्र की दास्तान। दोपहर की ढलती धूप हवेली के पुराने आंगन में एक उदास पीली चादर सी बिछी थी। राघव अपने इत्र महल की छोटी सी दुकान में बैठा शीशियों पर जमी धूल पोंछ रहा था। शीशी में एक कहानी, एक याद कैद थी जिसे सिर्फ उसकी उंगलियां ही महसूस कर पाती थीं। बाहर की दुनिया बदल रही थी, पर राघव का यह कोना सदियों पुराना लगता था। दीवारें जहां तहां से प्लास्टर छोड़ चुकी थीं और हवा में लगातार एक सड़ी हुई नमी की गंध घुली रहती थी, जिसे इत्रों की मधुरता भी पूरी तरह छिपा नहीं पाती थी। मालिक, आपकी अम्मा के संदूक से ये कुछ चीजें मिली हैं। किशन काका की खुरदरी आवाज ने शांति भंग की। बूढ़ा किशन, जो दशकों से इस हवेली का सेवक था, एक लकड़ी का पुराना संदूक थामे खड़ा था। राघव ने आंखें उठाकर देखा। किशन काका के हाथ कांप रहे थे। संदूक पुराना था, जिस पर सदियों की परछाई थीं, पर एक अजीब सी महक उसमें से आ रही थी, जानी पहचानी, भूली बिसरी। संशक के अंदर कुछ सूखे फूल थे, कुछ पुराने ताबीज और सबसे नीचे एक छोटी सी शीशी, कांच की, जिस पर गुलाब और चमेली के फूल खुदे थे। राघव के हाथ अनायास उस शीशी की ओर बढ़े। उसने उसे उठाया। एक हल्की सी मीठी नशीली सुगंध उसकी नथुनों में भर गई। यह रात रानी का इत्र था, वही इत्र जो उसने कभी आन्या के लिए बनवाया था। एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ उसकी सांसों में बसा था, एक खामोश आह की तरह। उसकी आंखें अतीत के धुंधले गलियारों में भटक गईं। गांव के छोर पर बहती नदी, जिसके किनारे रेत पर उनके कदमों के निशान गवाह थे उनकी बेपरवाह मोहब्बत के। राघव तब युवा था, सपनों से भरा और इत्र बनाने की कला में निपुण। अन्या, जिसकी आंखें तारों सी चमकती थीं और हंसी कल कल बहती नदी सी। वह एक बुनकर की बेटी थी, जिसका परिवार गांव में छोटा समझा जाता था, पर उसका मन किसी महाराजा से कम नहीं था। राघव, क्या तुम्हें पता है कि मेरी माँ कहती हैं, हर इत्र की एक आत्मा होती है? अन्या ने एक दोपहर बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए पूछा था। तुम्हारे इत्र में मेरी आत्मा बसती है, राघव ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। तो फिर मैं ऐसा इत्र बनाऊंगा, आन्या, जो तुम्हारे नाम से पहचाना जाए। रात रानी की खुशबू, जिसमें तुम्हारी हंसी और मेरी धड़कन दोनों घुल मिल जाएं। और उसने ऐसा ही किया था। रात रानी के फूलों से चांदनी रातों में अपने हाथों से इत्र निचोड़ा था। हर बूंद में उनका प्रेम, उनकी उम्मीदें और आने वाले कल के हजारों सपने भरे थे। वह शीशी उसने आन्या को उसी बरगद के पेड़ के नीचे दी थी, जहां उनकी मोहब्बत ने पहली बार सांस ली थी। आन्या ने उसे अपने सीने से लगा लिया था। उसकी आंखों में कृतज्ञता और प्रेम का अथाह सागर लहरा रहा था, पर उनकी मोहब्बत समाज की दीवारों से कब तक बची रह सकती थी। राघव के पिता, मालिक रामप्रसाद, हवेली के मालिक और गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति, ने उनके रिश्ते को एक कलंक माना। एक बुनकर की बेटी हमारी हवेली की इज्जत पर धब्बा लगाएगी, उनकी गर्जना हवेली की दीवारों में गूंजती थी। यह रिश्ता नहीं, एक गुनाह है। राघव डर गया था। वह अपने पिता की क्रोधित आंखों का सामना नहीं कर पाया। उसका प्रेम उसकी हिम्मत के आगे बौना पड़ गया। अन्या को समाज की नजरों में गिरा दिया गया। उसकी इज्जत पर कीचड़ उछाला गया। एक दिन वह राघव से मिलने आई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक दृढ़ निश्चय था। मेरे साथ चलो राघव, उसने फुसफुसाते हुए कहा था। इस गांव से दूर, जहां कोई जात पात नहीं, कोई हवेली नहीं, सिर्फ हम और हमारी मोहब्बत। पर राघव की हिम्मत जवाब दे गई। अपने पिता का रौब, समाज का डर उसे जकड़ चुका था। वह खड़ा रहा, जड़वत, जबकि आन्या की आंखें आशा से निराशा की ओर मुड़ गईं। अगली सुबह आन्या गांव से चली गई। कहाँ गई, किसी को नहीं पता। जैसे हवा में घुल गई हो। सिर्फ उसकी रात रानी की खुशबू रह गई, जो राघव के इत्र महल की दीवारों में कैद होकर रह गई। वर्तमान। राघव ने शीशी को अपने होंठों के करीब लाया। रात रानी की वही तीखी मीठी सुगंध, पर अब उसमें एक उदासी घुल चुकी थी, जो 20 साल की जुदाई ने भर दी थी। किशन काका वहीं खड़े थे, उनकी आंखों में भी पुरानी यादों का साया था। अम्मा ने यह शीशी संभाल कर रखी थी, मालिक, कहती थीं, यह आपकी मोहब्बत की निशानी है। उन्हें सब पता था। राघव की आवाज कांप रही थी। उसकी मां ने कभी इस विषय पर बात नहीं की थी। उन्होंने कोशिश की थी, मालिक, कई बार आपके बाबूजी से बात करने की, पर उनकी जिद के आगे किसी की नहीं चली। किशन काका ने एक गहरी सांस ली। पर अन्या कहाँ गई? किशन काका, क्या वो जिंदा है? राघव का दिल धड़क रहा था, जैसे 20 साल बाद उसे एक नई उम्मीद मिली हो। किशन काका की आंखें फिर से भर आईं। मालिक रामप्रसाद ने उसे बहुत दूर किसी दूसरे गांव भेज दिया था, जहां उसका एक रिश्तेदार रहता था। उन्होंने उसकी शादी वहीं तय कर दी थी, एक ऐसे आदमी से जो आपकी बराबरी का नहीं था। यह बात सुनकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पिता सिर्फ कठोर ही नहीं, क्रूर भी था। उसने सिर्फ उनका प्रेम ही नहीं छीना था, बल्कि आन्या का पूरा जीवन बदल दिया था। उसने अपनी मां के संदूक को और टटोला। नीचे एक पुराना लिफाफा मिला, जिस पर उसकी मां की लिखावट थी। अंदर एक पत्र था, जिसका रंग पीला पड़ चुका था। यह पत्र आन्या ने उसकी मां को लिखा था,
उनकी शादी के कुछ साल बाद उसमें कोई शिकायत नहीं थी, बस एक शांत पीड़ा थी। मेरी तकदीर यही थी अम्मा, पर राघव को बताइएगा, मैंने उसे कभी नहीं भुलाया। मेरी हर सांस में उसकी रात रानी की खुशबू है। राघव की आंखें भर आईं। वह 20 साल पहले का वो डरपोक लड़का जो अपने प्यार के लिए खड़ा नहीं हो पाया, और 20 साल बाद का यह अकेला इंसान जिसे सिर्फ पश्चाताप की गंध घेरे थी। उसने रात रानी की शीशी को फिर उठाया। इस बार उसने उसे खोला और अपने कलाई पर उसकी एक बूंद डाली। सुगंध हवा में घुल गई, एक मीठी कड़वी याद बनकर। यह सिर्फ एक इत्र नहीं था, यह आन्या की आत्मा थी, उसकी अनकही मोहब्बत थी, और राघव के जीवन की सबसे बड़ी भूल का मौन गवाह था। राघव ने आंखें खोली। हवेली की दीवारें अब भी वही थीं, इत्र महल की शीशियां भी वही थीं, पर राघव कुछ बदल गया था। उसका पश्चाताप अब एक गहरे संकल्प में बदल रहा था। वह उस रात रानी के इत्र को फिर से बनाएगा। हर बूंद में आन्या की यादें, उसका साहस, उसकी मोहब्बत को मिलाएगा। इत्र अब उसकी याद में एक शाश्वत श्रद्धांजलि होगी, जो न केवल खुशबू देगा, बल्कि एक अधूरी कहानी को सम्मान भी। और शायद इसी बहाने राघव भी अपने अतीत के साथ एक नई शांति खोज पाएगा, एक ऐसी शांति जो इत्र की तरह सूक्ष्म पर चिरस्थायी होगी। वेली की सांस गहरा रही थी, और इत्र महल में एक नई सुगंध की तैयारी हो रही थी, स्मृति गंध की, जो अब अमर थी। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।